जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अक्टूबर नवंबर 17 पेपर 2 ठीक है। एएस का पेपर 2 थ्योरी का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। वन एंड ऑफ द वेव वन एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू अ फिक्स पॉइंट. A load is attached to the other so that the wire hangs vertically. The diameter D of the wire and F are measured as shown. Diameter given है और force given है. अच्छा, for the measurement of the diameter of the wire, state the name of suitable measuring instrument. तो वायर के डायमीटर के लिए कौन सा चाहिए होता है बेटा? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इज बेटर चॉइस. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. अच्छा भाई, उसके बाद क्या कहते हैं? How the random error may be reduced when using the instrument. How the random error. माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में रैंडम एरर क्या होता है? पैरेलैक्स एरर तो इतना खास हो नहीं सकता, ठीक है। उसमें ये होता है कि दो वजह हो सकती हैं रैंडम एरर की। एक तो ये हो सकता है कि वायर का आप घुमा घुमा के 2-3 जगह से डायमीटर लें, एक ही जगह पे टर्न करके घुमा के एक एंगल पे लिया, फिर उसी जगह पे रख के, जैसे ये वायर यहाँ से डायमीटर लिया, फिर यहाँ से डायमीटर लिया, फिर यहाँ से डायमीटर लिया, फिर यहाँ से डायमीटर लिया, डिफरेंट जगहों से इसका डायमीटर ले लें और इसकी एवरेज ले लें। और दूसरा ये हो सकता है कि सेम प्रेशर अप्लाई करें। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का जो रैचेट होता है उसको प्रेशर स्क्रू यूज़ करें, बहुत टाइट या लूज ना करें। तो ज़्यादा अच्छा आंसर क्या है? टेक मोर रीडिंग्स ऑफ डायमीटर at different angles. Take more readings of diameter from different angles around the wire, around the wire and along the length. लेंथ के along भी, ऊपर नीचे भी करके ले लें, and along the length, and then find average. Then find average. तो रैंडम एरर एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, बी पार्ट। बी पार्ट कहता है द स्ट्रेस इन द वायर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन स्ट्रेस इज इक्वल टू 4f over pi d square. 4f over pi d square. Okay, stress is again 4f over pi d square. Show that stress is 1.9 into 10 power 8. ये into 10 power 8 होगा। हमने शो करना है कि स्ट्रेस इसके इक्वल है। तो स्ट्रेस का फार्मूला आपके सामने है, फोर्स भी है और एरिया भी है, तो निकाल देते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू 4 टाइम्स, व्हाट इज फोर्स की वैल्यू? 25 बस, ओवर पाई 3.14 इंटू डायमीटर का स्क्वायर 0.40 मिलीमीटर है ना, तो मीटर में चेंज करने के लिए -3 आएगा, और होल स्क्वायर। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर वही आ जाएगा जो शो करना है आपने, 1.99 इंटू 10 पावर 8 पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे कह रहे हैं डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो आप देख सकते हो कि सिग्मा के स्ट्रेस के फार्मूला में ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं। कॉन्स्टेंट्स का परसेंटेज एरर में नो कंट्रीब्यूशन, हम इग्नोर कर देते हैं। वाइल कैलकुलेटिंग परसेंटेज एरर वी इग्नोर द कॉन्स्टेंट्स। तो वी नो परसेंटेज एरर इन सिग्मा मीन स्ट्रेस इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एफ प्लस डायमीटर का परसेंटेज एरर, लेकिन इसकी पावर भी है तो पावर तो पीछे मल्टीप्लाई हो जाती है ना, परसेंटेज एरर इन डायमीटर। तो वैल्यूज डाल देते हैं परसेंटेज एरर इन दिस। तो व्हाट इज परसेंटेज एरर इन एफ? एफ का परसेंटेज एरर क्या होगा? पार्शियल एफ 0.5 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स
व्हाट इज एरर उसमें 0.02 मिलीमीटर में है बेटा, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर भी मिलीमीटर नीचे भी मिलीमीटर, यू नो 0.02 भी मिलीमीटर में है, 0.40 भी तो मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यूनिट पे परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो व्हेन यू सॉल्व इट तो ये आ रहा है 2% और ये आ रहा है बेटा कितना आ रहा है 0.02 ओवर 4 8, ये 10% आ रहा है, 10 इंटू 5%, 5 इंटू 2 10%, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, दिस इज़ 2% प्लस 2 इंटू 5%, इट गिव्स 12%, इट गिव्स 12%, द परसेंटेज एरर इज 12%, यहाँ पे लिख देंगे 12%। अच्छा बेटा नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट देखिए, यूज इंफॉर्मेशन in B1 and your answer in B2 to determine the value of sigma with its absolute uncertainty and appropriate number of sig fig। हमें पता है 12% अनसर्टेनिटी है किस वैल्यू में, जो आपने ऊपर निकाली थी, सिग्मा की वैल्यू आ चुकी थी आपके पास 1.99 इंटू 10 पावर 8, ये पास्कल था, तो पार्शियल सिग्मा कितना है इसका 12%, 12% ऑफ दिस वैल्यू 12 ओवर 100 into 1.99 into 10 power 8, it gives 12 over 100 into, यहाँ हमारा आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आ रहा है 2.4 into 10 power 7। अच्छा बेटा वो 10 की पावर 8 पे है ना, तो उसको भी 10 की पावर 8 में ले आए, और ये 1 sig fig होता है, तो 10 की पावर 8 पे लाने के लिए क्या करेंगे, इसको बेटा इसको 0.2 कर देंगे, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 पावर 8, एरर शुड बी ऑलवेज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैं आंसर कैसे लिखूंगा, अब क्योंकि ये 0.2 है ना, तो 1.99 प्लस माइनस 0.2 नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये 1 dp है तो ये भी 1 dp होना चाहिए, तो इसको मुझे एलिमिनेट करना है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो फिर मैं आंसर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 2.0 इंटू 0.2 और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा इंटू 10 पावर 8, मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ भी 10 पावर 8 था, यहाँ भी 10 पावर 8 था, 10 पावर 8 को कॉमन ले लिया हमने, कॉमन ना मिले अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो 2.0 इंटू दिस, तो ये आ जाएगा, एरर आ जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज, डिफाइन द मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट की डेफिनेशन हमें आती है, इट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट या फ्रॉम द पिवट, इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर वो मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। अच्छा बेटा बी पार्ट में देखिए, डायग्राम गिवन है आपको, अ थिन डिस्क ऑफ रेडियस आर इज सपोर्टेड एट ओ बाय अ पिन, अ थिन डिस्क है और ये सपोर्टेड है, द डिस्क इज सपोर्टेड सो दैट इट इज वर्टिकल, डिस्क वर्टिकल है, 3 फोर्सेज एक्ट इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एज शोन, एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है, एंड यू कैन सी ये भी 1.2 न्यूटन है और ये भी 1.2 न्यूटन है, इक्वल भी हैं, ऑपोजिट भी हैं, पैरेलल भी हैं, ये तो बन गया कपल, और इसका टर्निंग इफेक्ट टॉर्क बन गया, और ये एंगल पे लग रही है 6 और ये r/2 डिस्टेंस है। अच्छा भाई इंफॉर्मेशन में क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लें, आपको नज़र आए। अच्छा बेटा नेक्स्ट प्लीज, कह रहे हैं 2 हॉरिजॉन्टल
opposite forces, each of magnitude 1.2 Newton, act at point A and B on the edge of the disk. A force of 6 Newton at an angle theta below the horizontal x on the middle point C of a radial line of disk. Okay, as shown in figure 2.1. The disk has negligible weight and it is in equilibrium. अच्छा, equilibrium को underline करो. आगे कहते हैं state an expression in terms of R the torque of the couple due to the forces at A and B. टॉर्क का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं. टॉर्क क्या होता है? कोई सी एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस. कोई सी एक फोर्स कितनी है 1.2, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके R और ये एक और R 2R. तो बेटा क्या हो जाएगा टॉर्क का फार्मूला? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस 2R. फोर्स के लिए कितनी है 1.2 इंटू 2R, तो इट विल बी 2.4R. और ये क्लॉकवाइज है 2.4R क्लॉकवाइज. एक नंबर ये नाम ही लिखे तो चलेगा. अच्छा आगे कहते हैं फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क इज नेग्लिजिबल, डिटरमिन द एंगल थीटा. अब थीटा निकालना है. एंगल थीटा कौन सा वाला एंगल है? लुक एट द डायग्राम. ये वाला एंगल है. अब ये एंगल निकालना है. अच्छा बेटा अब क्या कह रहे हैं? ये क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ना, तो ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही होगी. इसका जो इनके टॉर्क की वैल्यू होगी ना क्लॉकवाइज, वो इसके मोमेंट की वैल्यू होगी एंटी क्लॉकवाइज. तो बस ये अप्लाई कर देंगे. क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट. ठीक है. अब इसका मोमेंट कैसे निकलेगा? फोर्स तो ये है ना 6 न्यूटन. अब ये 90 का एंगल तो नहीं बना रही इस पिवट के, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है R/2. 90 का एंगल तो कौन सा फोर्स बनाएगी? तो जब 90 का एंगल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट भी बना सकते हैं. इस फोर्स का एक कंपोनेंट ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा. ठीक है ना. इसका लाइन ऑफ एक्शन तो पिवट से गुजर रहा है ना, इसका मोमेंट तो ज़ीरो हो जाएगा. अगर आप ये कर लें, ये हो जाएगा 6 cos थीटा. इसका मोमेंट ज़ीरो है, इट इज़ पासिंग टू द पिवट. और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 6 sin थीटा. इसका टर्निंग इफेक्ट ज़ीरो नहीं है. ठीक है, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन का ये डिस्टेंस है R. तो मोमेंट के मैंने आपको स्टेप्स बताए हुए ना. हमारे क्या सेंटेंस बनाए हुए थे हमने? ऑल पाकिस्तानीज डिनाई टेररिज्म एक्सट्रीमली. A फॉर एरोज ड्रॉ करते हैं मोमेंट रिलेटेड क्वेश्चन में. एरोज तो एरोज तो हैं. पिवट सेलेक्ट करते हैं. P फॉर पिवट. डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यू कैन सी इस फोर्स का परपेंडिकुलर 6 cos थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट से कितना है? इस लाइन ऑफ एक्शन इज पासिंग थ्रू द पिवट इज 0. और 6 sin थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? R/2. तो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने R/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस. टाइप ऑफ मोमेंट, कौन सी फोर्स कैसे घुमाना चाह रही है. तो पिवट वाली जगह से पेन को पकड़ लें. पकड़ लिया. अब फोर्स, ये वाली फोर्स घुमाना चाह रही है एंटी क्लॉकवाइज. देखो पिवट वाली जगह से पेन को पकड़ लिया, होल्ड कर लिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस किया, फोर्स की डायरेक्शन में पुल किया. ये कैसे घुमाना चाह रही है? एंटी क्लॉकवाइज. तो इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है. अब इक्वेशन लगाएंगे. सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. तो क्लॉकवाइज टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है. तो करने एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट. एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज. आपने नीचे लिखना है आंसर. एंटी क्लॉकवाइज कितना है? फोर्स कितनी है? 6 sin थीटा. डिस्टेंस कितना है बेटा? R/2 इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है? 2.4R. अपने भी निकाला था टॉर्क, जो निकाला था ना 2.4R. R से कैंसिल हो गया. तो अब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा. 6 sin थीटा इज इक्वल टू 4.8 sin थीटा इज इक्वल टू 4.8 ओवर 6 का आप साइन इनवर्स ले लें. तो जब हम इसका साइन इनवर्स लेंगे तो लेट मी चेक द आंसर. तो ये आ रहा है 53 डिग्रीज. थीटा इज 53 डिग्रीज. तो 53 डिग्री आएगा. अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं. अगर स्टेप पूरे शो नहीं करने ना, तो जब फोर्स परपेंडिकुलर होती है तो F इंटू डी, जब परपेंडिकुलर नहीं होती तो FD साइन थीटा. F ये और थीटा कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल, 90 से छोटे वाला. तो F क्या ले लेते? 6 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाता? R/2 साइन थीटा. R/2 साइन थीटा
इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाता, अगर मैं साथ लिखता, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता r/2 sin थीटा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, बजाय कंपोनेंट बनाने के, इसके कंपोनेंट ना बनाए, इसी फोर्स को ले लें और इसका पिवट से कितना डिस्टेंस है, r/2 sin थीटा, d sin थीटा। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगला पार्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखिए, स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ द पिन ऑन द डिस्क। डिस्क पे कितनी फोर्स लगा रही है पिन। अच्छा बेटा, पिन पे जो फोर्स है ना, उससे फोर्सेस को बैलेंस करना है। देखो मेरी बात सुनो, ये फोर्स तो बैलेंस हो रही है, इनका रिजल्टेंट 1.2 राइट पे, 1.2 लेफ्ट पे, इनका रिजल्टेंट तो जीरो हो गया। अब ये इनका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। ये फोर्स को बैलेंस करना है। 6 न्यूटन लेफ्ट पे लग रही है ना, तो यहाँ पे 6 न्यूटन ने लगना है और राइट पे लगना है, ताकि इस फोर्स को बैलेंस कर दे। तो 6 न्यूटन विल एक्ट टू द राइट, ताकि वो इसको बैलेंस कर दे। तो पिवट पे जो फोर्स लग रही होती है वो रिजल्टेंट को बैलेंस कर रही होती है। इस पे 3 फोर्सेज हैं, ये दो बैलेंस हो रही हैं, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है 6 न्यूटन। तो पिवट पे जो फोर्स लगेगी वो 6 न्यूटन होगी और उसको बैलेंस कर रही होगी। तो इट विल बी 6 न्यूटन, और अगर एंगल बताना हो तो वही थीटे वाले एंगल पे आ जाएगी। तो पिवट पे फोर्स कितनी लग रही है, 6 न्यूटन। ऊपर वाले पार्ट का आंसर 53 आ गया, हमने ऊपर सॉल्व किया। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो पूरा नजर नहीं आ रहा डायग्राम को, चलिए थोड़ा सा नजर आ ही रहा है। हाँ जी, अब सही है। क्या है क्वेश्चन, फिर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा भाई देखिए, a spring is attached to one end of the fixed point and hangs vertically with a cube attached to the other end। ये spring है और इसके साथ ये cube attach है। ये 5x1 सेंटीमीटर इसकी एक साइड की लेंथ है। क्यूब है ना, हर साइड की लेंथ इक्वल होगी। The cube is initially held so that the spring has zero extension। The cube is held with the cube attached to the other। The cube is held so that spring has zero extension। ये कैसे पॉसिबल है कि वेट हैंग हुआ हो? इसका मतलब है आपने इसको लूज पकड़ा हुआ है, आपने इसको छोड़ा नहीं हुआ, इसको ग्रिप किया हुआ है। अदरवाइज स्प्रिंग में टेंशन जीरो कैसे हो सकती है? उससे इसका वेट कितना है, 4 न्यूटन ना, तो यहाँ 4 न्यूटन है, तो यहाँ टेंशन 4 न्यूटन होगी। जब टेंशन 4 होगी तो एक्सटेंशन जीरो नहीं हो सकती। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि हमने इसको होल्ड किया हुआ है, रोका हुआ है यहाँ पे। अभी इस तरह रोका हुआ है कि स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल है, स्प्रिंग एक्सटेंडेड नहीं है। अगले पार्ट में क्या कहते हैं, अगले पार्ट में बता रहा है वो, देख लें आप क्या कह रहा है। द क्यूब हैज वेट 4 न्यूटन, ठीक है जी, साइड इतनी है 5.1। द क्यूब इज रिलीज्ड एंड सिंक्स इन, अच्छा रिलीज किया तो नीचे गई, एंड सिंक्स इनटू द वाटर एज द स्प्रिंग एक्सटेंड। द क्यूब रीचेज द इक्विलिब्रियम विद इट्स बेस ऑफ डेप्थ 4 सेंटीमीटर below the surface, sorry 7 centimeter below the surface as shown। The density of the water is this much, density given है। Calculate the difference in pressure, अगला part। Calculate the difference in pressure exerted by the water on the bottom and the top of the phase। Difference in pressure निकालना है पानी की वजह से। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, रो जी एच। प्रेशर डिफरेंस का फार्मूला क्या होगा, रो जी डेल्टा एच। तो पानी की डेंसिटी पता है आपको 1000 है, जी की वैल्यू कितनी है 9.81, और टॉप और बॉटम की डेप्थ में कितना डिफरेंस है, नीचे और ऊपर में 7 सेंटीमीटर का। नो, नीचे और ऊपर में 7 सेंटीमीटर नहीं है बेटा, ये साइड का डिफरेंस है 5.1। टॉप और बॉटम टॉप से कितना नीचे है, जितनी इसकी लेंथ है 5.1। तो क्या हो जाएगा 5.1/100। तो उसको सॉल्व करना है अभी हमने। 5.1/100 व्हेन यू सॉल्व इट तो आंसर आ रहा है कैलकुलेटर चेक कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट बस, लेट मी 9.81 मल्टीप्लाई बाय 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएगा, 2 zeros कट जाएंगे ना इससे, मल्टीप्लाई बाय 10 इट गिव्स 500। इट इज 500
500 पास्कल्स, द प्रेशर डिफरेंस इज 500 पास्कल्स। ठीक है बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं, हाइट डिफरेंस ले लेते हैं। सो प्रेशर होता है ना रो जी एच, तो डिफरेंस इन प्रेशर किसके इक्वल होगा, रो जी डेल्टा एच। तो डेल्टा एच कितना है, टॉप और बॉटम में कितना फ़र्क है, टॉप और बॉटम, बॉटम इज 5.1 सेंटीमीटर बिलो द टॉप इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द लोड। तो सॉल्व करेंगे तो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, अगले पार्ट में क्या पूछते हैं, यूज योर आंसर टू शो दैट द अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है, अपथ्रस्ट इज अ फोर्स दैट एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस, 500 पास्कल। व्हाट इज एरिया ऑफ बेस या टॉप, सेम है, 5.1 over 100 मल्टीप्लाई बाय 5.1 over 100 लेंथ स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो व्हेन यू सॉल्व इट, तो ये आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करने के बाद 1.3 न्यूटन्स। तो इस पर अपथ्रस्ट कितना कर रहा है, 1.3 न्यूटन्स। अच्छा, अगला पार्ट देखिए, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्प्रिंग बाय द क्यूब व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्प्रिंग बाय द क्यूब, क्यूब स्प्रिंग पे कितनी फोर्स लगा रही है, देखो ना स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग के साथ लोड हैंग हुआ है, इस लोड का नीचे को फोर्स कितनी है, इसका वेट 4 न्यूटन। इसे पानी का अपथ्रस्ट कितना है, 1.3 न्यूटन्स। यह अपथ्रस्ट है, यह अपथ्रस्ट है। तो जब ये इक्विलिब्रियम में है तो हमें पता है टोटल अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट प्लस टेंशन इन द स्प्रिंग इज इक्वल टू वेट। तो टेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, टेंशन इन द स्प्रिंग 4 न्यूटन माइनस 1.3 न्यूटन्स, तो हो जाएगी 2.7 न्यूटन्स। 1.3 है बेटा, 2.7 न्यूटन्स। तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लोड ऑन द स्प्रिंग इज 2.7 न्यूटन, जितनी उसके अंदर टेंशन है 2.7 न्यूटन्स। अच्छा बेटा, नेक्स्ट 1 मिनट के लिए। अच्छा बेटा, अब अगले पार्ट में कहता है द स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ एंड हैज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 30 न्यूटन पर मीटर। डिटरमिन द इनिशियल हाइट above the water surface of the base of the cube when it is released. Initial height above the water surface of the base of the cube before it was released. Determine the initial height above the water surface when it was released. Okay, ये हाइट बतानी है आपने, ये वाली हाइट बतानी है। क्या पूछ रहे हैं, इनिशियल हाइट अबव द वाटर सरफेस ऑफ द बेस, ये वाली हाइट बतानी है आपने, ये वाली हाइट। जब इसको रिलीज़ नहीं किया था तो इसकी हाइट कितनी थी। तो अभी हम स्प्रिंग में टेंशन निकालते हैं ना, टेंशन निकालते हैं ना, सॉरी एक्सटेंशन निकाल के पता चलेगा, और उसके जो बेस है वो 7 सेंटीमीटर नीचे। पहले एक्सटेंशन निकालना फिर बात करते हैं। फाइंड द एक्सटेंशन। F इज इक्वल टू के ई, E इज इक्वल टू F ओवर K। F कितना आया 2.7 और K कितना है 30। ये आंसर आ जाएगा 30 ओवर 9, 0.09 मीटर या 9 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जरा इधर आ जाएं दोबारा डायग्राम पे आएँ तो ये 7 सेंटीमीटर तो इधर है ना, और ये 9 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड है। ये टोटल एक्सटेंडेड कितना है, ये 7 यूँ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 और ऊपर होना चाहिए, 2 और 9 पूरा करने के लिए यहाँ पे। इसका मतलब इनिशियली लोड, अब ये 9 सेंटीमीटर एक्सटेंडेड है ना, 9 सेंटीमीटर नीचे है अपनी मीन पोजीशन से, 9 ये यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पे लोड इज़ हेयर, और इसका बॉटम यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, फाइनली इनिशियली था ये, फाइनली ये 9 cm है। और ये कितना है बेटा, ये 7 cm है, उससे खुद बताया हुआ है 7 cm उसकी बेस का, ये 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे अब 9 है, बेस की बात करूँ
बेस, यहाँ की बेस से यहाँ की बेस कितनी है 9 और यहाँ से एक 7, तो ये ऊपर कितना होगा 2 सेंटीमीटर, तो इट विल बी 2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, हाइट अबव द सरफेस कितनी थी 9 cm माइनस 7 cm, इट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं the cube in the water is released from the spring. The cube in the water is released from the spring. Determine the initial acceleration of the cube. पानी के अंदर है क्यूब और स्प्रिंग से रिलीज कर दिया। आप इसके ऊपर क्या नीचे एक्ट करेगा, नीचे तो वेट एक्ट कर रहा था 4 न्यूटन, ऊपर को कौन सी फोर्स एक्ट कर रही थी अप थ्रस्ट 1.3 न्यूटन। तो अच्छा अब इसका मैथ कितना है, पहले तो मैथ निकाल लेना। W इज इक्वल टू एम जी, एक्सेलरेशन में मैथ चाहिए होगा, M इज इक्वल टू W ओवर G। W कितना है 4 ओवर 9.81 इज इक्वल टू का वेट है 0.408 किलोग्राम इसका वेट है। ओके 408 किलोग्राम। अच्छा अब क्या होता है, एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। व्हाट इज रिजल्टेंट, ये डाउनवर्ड है ये अपवर्ड है, तो एक प्लस एक माइनस, फॉरवर्ड कितनी है 4 न्यूटन माइनस 1.3 न्यूटन। व्हाट इज मैस 0.408 इंटू ए। तो ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद आ रहा है 6. ए की वैल्यू आ रही है 6.6, तो यहाँ लिखते हैं 6.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन the variation if any the acceleration of cube as it sinks into the water. Okay, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा you know इसकी स्पीड पहले तो तेज़ होगी ना, इनिशियल एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी और टेंशन भी ज़्यादा होती जाएगी, तो इसका एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। और जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएगा अपनी, तो इस पे इक्विलिब्रियम पोजीशन जब टोटल अपवर्ड डाउनवर्ड ज़ीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, और फिर ये नीचे जाएगा तो फिर ये स्लो डाउन होगा। ओके स्लो डाउन होगा तो ये फिर क्या होगा, फिर नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा रुकेगा। सो क्या बताना है, सो डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन। अच्छा स्प्रिंग से तो उतर गया ना यार। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ एनी द एक्सेलरेशन ऑफ द क्यूब एज इट सिंक्स इनटू द वाटर। ओके ओके पानी में नीचे गिर रही है, ये टर्मिनल वेलोसिटी वाला सीन लाइक चीज़ है ना। क्या है बेटा, सो व्हेन इट इज़ फॉलिंग इन द वाटर तो क्या होगा, वेट तो उतना ही रहेगा 4 न्यूटन, फ्रिक्शन उतनी है, अपथ्रस्ट उतना ही रहेगा 1.3 न्यूटन। तो क्या होता जाएगा, नीचे गिरने पे ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी, ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी तो क्या होगा, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन को एक्सप्लेन करना है इफ एनी। इनिशियल एक्सेलरेशन 6.6 है और जब ये नीचे गिरेगा रिजल्टेंट फोर्स कम होगी, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, और जब ये फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड तो फिर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इट डिक्रीजेस टू ज़ीरो। तो इनिशियल एक्सेलरेशन इज 6.6, इसे पूछा नहीं हुआ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। इनिशियल एक्सेलरेशन इज 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज इट falls, drag force increases, drag force, water friction increases, therefore resultant force decreases and finally becomes zero, finally becomes zero, resultant force. Therefore acceleration decreases and finally becomes zero. ठीक है, तो क्या होगी, एज इट फॉल्स द ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज, ड्रैग फोर्स ये बढ़ती जाएगी और फाइनली इनके डिफरेंस को बैलेंस कर देगी और एक यूनिफॉर्म वैल्यू पर आ जाएगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन बाद में ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज. स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेज 3 वेव. स्टेज 3 वेव में क्या होना चाहिए? दो प्रोग्रेसिव वेव होनी चाहिए, सेम टाइप की, ऑपोजिट डायरेक्शन में, कोहेरेंट. ठीक है ना? सेम टाइप की होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए. तो ये द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द वेव्स. तो टू सेम टाइप of coherent waves moving in opposite direction should meet, should superpose. should के स्पेलिंग भूल गए. should meet और सुपरपोज. तो कोहेरेंट में फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है कि फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो कोहेरेंट होंगे. लिख दें द वेव मस्ट हैव सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी. वेव्स मस्ट हैव सेम लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी. आप पूरा लिखेंगे अच्छा पेपर में. अच्छा आगे क्या कहते हैं? नेक्स्ट पार्ट. A horizontal string is stretched between the two fixed points x and y. A horizontal string is attached between two points x and y. The string is made to vibrate so that a stage 3 wave is formed. Okay, stage 3 wave बन रही है. इसके अदर एक्सट्रीम दिखा दें. आपको पता है स्टेज 3 वेव यूँ होती है ना. अदर एक्सट्रीम धागा मैक्सिमम ऊपर तक आएगा और फिर यूँ नीचे तक आएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ आएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ आएगा. ये स्टेज 3 वेव बनेगी. और ये नोड्स होंगे, नोड्स 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 नोड्स, और ये बीच वाले एंटी नोड्स. और इनके अंदर डिस्टेंस 2 मीटर गिवन है आपको. पूछ क्या रहा है आपसे? अच्छा जी, स्टेज 3 वेव बन गई है. अच्छा आगे कह रहे हैं P and Q are the two particles on the wave. The string vibrates with a frequency of 40 Hz. The distance between x and y 2 meters. State the number of antinodes in the wave. Number of antinodes बताने हैं. तो 1 2 3 4 5 5 antinodes हैं. उसके बाद वो क्या कहते हैं? Determine the minimum time taken for the particle P to travel to its lowest point. Particle P lowest point to highest point. यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? अभी यहाँ पर है ना, तो यहाँ तक जाने में, यहाँ से दोबारा वापस आने में इट विल टेक 1 कंप्लीट टाइम पीरियड. तो ऊपर तक जाने में इट विल टेक हाफ द टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड निकाल के उसको हाफ कर दें. तो टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? 1/f. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f 1/40. तो इन यू सॉल्व इट 0.025 सेकेंड्स. अच्छा अब तो टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा? टाइम इज हाफ द टाइम पीरियड. 0.025/2. तो 0.0125 सेकेंड्स, हाफ द टाइम पीरियड. अच्छा बेटा, हमारा डाटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में है? 2 2. तो अब 2 में या एक ज़्यादा में दे सकते हैं आंसर. 0.125 दे सकते हैं आंसर. ठीक है, 0.125 में लिख सकते हैं, या 1.25 × 10⁻⁻² सेकेंड्स. अच्छा क्या कहते हैं? स्टेट द फेज डिफरेंस विद इट्स यूनिट्स बिटवीन द वाइब्रेशन ऑफ P एंड Q. P एंड Q की फेज डिफरेंस बताना है. P की तरह Q की तरह. वी नो ऑल पार्टिकल्स बिटवीन 2 नोड्स आर इन फेज. पता है आपको? ये नोड है, ये नोड है, इन फेज होते हैं ना. और ये सब ने ऊपर जाना है. अभी रुके हुए हैं, जब जाएंगे तो ऊपर जाएंगे. ये वाले ऊपर जा रहे हैं, तो ये अगले लूप वाले पार्टिकल नीचे आ रहे होंगे ना. तो उनमें फेज डिफरेंस कितना? एग्जैक्टली ऑपोजिट, 180 डिग्री और पाई रेडियन. ऑपोजिट में 180 डिग्री होता है, या पाई रेडियन भी कह सकते हैं. तो फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री, और पाई रेडियन भी आप लिख सकते हैं. आगे कहते हैं डिटरमिन द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव. स्पीड निकालनी है आपको. फ्रीक्वेंसी तो पता है, वेवलेंथ चाहिए होगी. तो वेवलेंथ के लिए देख लें ज़रा. यहाँ पे वेवलेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर्स. तो
तो ये डिस्टेंस कितना होता है नोड टू नोड, लैम्डा बाई 2, 1 लैम्डा बाई 2, जितने एंटी नोड्स हैं उतने लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, ये नोड टू नोड कितना हो गया, फिर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ तक कितना हो गया, फिर लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, और ये डिस्टेंस कितना हो गया लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2 मीटर्स। तो हमें पता है डिस्टेंस कितने हैं, 5 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2 मीटर्स। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 2 2 4 और 5, 0.8 मीटर्स। और v इज इक्वल टू क्या होता है एफ लैम्डा, फ्रिक्वेंसी कितनी है 40 मल्टीप्लाई बाय 0.8, इट गिव्स, को सॉल्व करेंगे 32 मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, आंसर वाली जगह पे लिख देंगे, यूनिट नहीं भूलना बेटा। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। हाँ जी, डिफाइन कूलम, कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज, चार्ज क्या होता है Q इज इक्वल टू आई टी, तो कूलम किसके इक्वल होगा, यू नो Q इज इक्वल टू आई टी होता है ना, तो कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड, कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकेंड, तो पूरा बता देंगे, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एम्पियर सेकेंड, ये पूरा इसको ऐसे लिख दें, इट इज़ ये ऐसा लिखें, पूरा लिखें। साइंटिस्ट का नाम जब यूनिट के तौर पे यूज होता है स्मॉल लेटर, एम्पियर सेकेंड। अच्छा भाई, 2 वर्टिकल मेटल प्लेट्स इन वैक्यूम हैव अ सेपरेशन ऑफ 4 cm, उनकी सेपरेशन गिवन है। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 × 10⁻² वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। फिगर 5.1 शो द साइड व्यू ऑफ द अरेंजमेंट। ओके, ये सब डायग्राम में लिखा हुआ है जो भी कुछ है। 4 सेंटीमीटर और कहते हैं जी, अ स्मोक पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, द पार्टिकल हैज अ वेट दिस मच एंड चार्ज दिस मच, वेट भी पता है और चार्ज भी पता है। शो दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग इज दिस मच, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला आपको आना चाहिए, F इज इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, F इज इक्वल टू क्यू वी बाई डी। चार्ज भी है आपके पास, चार्ज कितना है गिवन था, माइनस लिखिए या ना लिखिए मैटर नहीं करता, 8 × 10⁻−19 ये मल्टीप्लाई हो रहा है। चार्ज भी है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना है, यहाँ पे 2 × 10⁻², 200 वोल्ट, और ये 0 है, 200 वोल्ट ही है। पोटेंशियल डिफरेंस इज 200 वोल्ट। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻−2। सो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सो आंसर आ रहा है सब कुछ करने के बाद 4 × 10⁻−15 न्यूटन्स, यूनिट नहीं भूलना। अच्छा आगे कहते हैं, ऑन फिगर 5.1 ड्रॉ अ लेबल्ड एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ द 2 फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ स्मोक पार्टिकल। स्मोक पार्टिकल पे 2 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, स्मोक पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स पॉजिटिव की तरफ लगेगी ना, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है ना, ये अर्थ पे इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, तो उसे फोर्स लगेगी इस साइड पे, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और इसकी वैल्यू आपको पता है 4 × 10⁻−15 न्यूटन्स है, और एक इसका अपना वेट है जो नीचे एक्ट कर रहा है, वेट आप निकाल सकते हैं, वेट है 3.9 × 10⁻−15, ये 3.9 है और 4 है, ऑलमोस्ट सेम है तकरीबन। फोर्सेस का एरो दिखा दिया। अगला पार्ट में क्या कहते हैं, द रिजल्टेंट फोर्स डिटरमिन द मैग्नीट्यूड। अब दोनों में 90 का एंगल आपने इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं रिजल्टेंट देखो ना, इन दोनों में 90 का एंगल है, एक फोर्स लेफ्ट पे लग रही है, एक राइट पे लग रही है, और ये 90 का एंगल है, ये डाउनवर्ड लग रही है। 90 का एंगल हो तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ना, यूँ आपको पता है ना रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। ये स्टार्ट, एक फोर्स ये है जहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगी हेड टू टेल, ये स्टार्ट पॉइंट है, दूसरी फोर्स यूँ लग रही है नीचे को, तो ये भी ये 4 × 10 पावर समथिंग है, ये 3.9 × 10 पावर समथिंग है, ये स्टार्ट है और ये एंड है, तो रिजल्टेंट ये बनेगा ना, और ये 90 का एंगल होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। हम निकाल रहे हैं रिजल्टेंट, क्या हो जाएगा ये रिजल्टेंट, F इज इक्वल टू 4.0 × 10⁻−15 का होल स्क्वायर
प्लस 3.9 इंटू 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। व्हेन यू सॉल्व इट, तो सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है, एक मिनट दे दे मुझे ज़रा, इसका आंसर आ रहा है 5.6 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन्स। ठीक है, अगले में कहते हैं द एंगल ऑफ फोर्स विद हॉरिजॉन्टल, एंगल निकालना है, हमने रिजल्टेंट निकाला था ना, ये रिजल्टेंट फोर्स बन रही थी ना, रिजल्टेंट फोर्स, आई नीड दिस एंगल, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस 3.9 ओवर 4 tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10⁻⁻15 ओवर 4 इंटू 10⁻⁻15, ये तो कैंसिल हो गया, 3.9 ओवर 4 का इन्वर्स ले लिया हमने, तो ये आ रहा है tan इन्वर्स ले लिया। सब कुछ करने के बाद थीटा आ रहा है 44 डिग्रीज। अच्छा, आगे कहते हैं नेक्स्ट पार्ट, the electric field is switched on at time t is equal to 0 when the particle is a horizontal displacement of 2 centimeter। ठीक है जी, पार्टिकल फ्रॉम द लेफ्ट प्लेट, मिडल में था ना, टोटल 4 सेंटीमीटर है ना। एट टाइम टी द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, द पार्टिकल इज देन मूव्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड अंटिल इट हिट्स द प्लेट एट टाइम t is equal to t। ऑन फिगर 5.2 sketch the variation with time t of the horizontal displacement of the particle, horizontal displacement only, horizontal displacement of the particle from the left hand side of the plate। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 थी, अब इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रही है, जो कांस्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करेगा, यू नो। इसकी जो मोशन है दोनों प्लेट्स के दरमियान, ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, वो मिडल में था 2 सेंटीमीटर पे, एक फोर्स यूँ लग रही थी, एक यूँ लग रही थी, इसका और ये इसका पाथ अप्रॉक्सीमेटली ये बनेगा, मिडल में यूँ जाएगा और जाके टक्कर मारेगा। वर्टिकल फोर्स भी कांस्टेंट है, ये इधर को एक्सेलरेट करेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात कर लें। हॉरिजॉन्टल फोर्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करेगा। अगर इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाज लाइक दिस, वेलोसिटी बढ़ रही है ना, अब इसका ग्रेडियंट बढ़ेगा, इसका ग्रेडियंट बढ़ेगा, तो टी टाइम पे से हिट कर रहे हैं, यहाँ पे जाएगा, ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, लीनियर नहीं होगा, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड शुड इंक्रीज, उस ग्रेडियंट शुड इंक्रीज। एक मिनट, वेट ए सेकेंड प्लीज, वो क्या पूछ रहे हैं, दोबारा सुन लो। ऑन द t इज इक्वल टू 0 एंड द पार्टिकल इज t 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है भाई, गलत बनाया मैंने, सॉरी। t 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट प्लेट से यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, t 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, देखो ना हॉरिजॉन्टल प्लेट से कितना डिस्प्लेस्ड है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी द पार्टिकल इज देन मूव्ड अंटिल इट हिट द प्लेट। Sketch with a horizontal displacement of the particle as from the left hand side। आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा और फिर ये 0 हो जाएगा, यहाँ से शुरू होगा और इससे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। पहले 2 सेंटीमीटर पर है, फिर आहिस्ता से कम होता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 0 पर आना है, 0 पर आना है, और ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आना, स्पीड बढ़ रही है ना, तो ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। थोड़ा अच्छी सी लाइन बनाएंगे, बाद में इसको मिटा देंगे। तो सॉरी जी, मैं गलत पढ़ रहा था, ठीक है। तो ये इसके पास आ रहा है, इधर को आ रहा है, तो क्या होता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है।
तो what is meant by electric current? It is rate of flow of charges. Flow of charges. Rate of flow of charges या चार्ज कैरियर्स भी कर सकते हैं. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय एन इलेक्ट्रिक करंट. इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्या कहता है. आपको एक वायर गिवन है. अ मेटल वायर हैज लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एज शोन इन फिगर. इसकी लेंथ एल है, एरिया ए है. I is the current in the wire, okay. N is the number for free electrons per unit volume. V is the drift speed, or E is the charge on one electron. State in terms of A, E, L, N an expression for the total charge. Total charge in the wire. Total charge निकालना है. Total charge. तो हमें पता है number of free electrons. N क्या होता है? Number of free electrons per unit volume. N, number of free electrons per unit volume. An expression for the total charge. N होता है number of free electrons per unit volume. Number of electrons divided by volume. अच्छा जी, तो हमने चेक करना है कि इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. हमने चेक करना है इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. टोटल चार्ज निकालना है ना. टोटल चार्ज किसके इक्वल होता है. टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट्री चार्ज. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंट्री चार्ज. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे जब वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा. वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वॉल्यूम है क्या. लेंथ इंटू एरिया. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं निकाल रहा हूँ. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. और वॉल्यूम इसका कैसे निकालेंगे. बेस एरिया इंटू लेंथ. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल आ जाएंगे. NaL. तो टोटल चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. NaL इंटू E एलिमेंट्री चार्ज. ठीक है. अच्छा बेटा, उसके बाद वो अगला स्टेप क्या कहते हैं. यूज योर आंसर टू शो दैट द करंट इज गिवन बाय द इक्वेशन I इज इक्वल टू NaVe. तो बस ठीक है, हो गया. अच्छा जनाब, अब हमें पता है करंट किसके इक्वल होता है. करंट होता है टोटल चार्ज ओवर टाइम. I इज इक्वल टू Q बाई टी. Q की जगह पे क्या आ जाएगा. टोटल चार्ज आपने निकाल लिया NaLe ओवर T. ठीक है. और हमें पता है लेंथ ओवर टाइम इज स्पीड. लेंथ ओवर टाइम इज स्पीड. सो डाल दें बस. तो क्या हो जाएगा. I इज इक्वल टू NaVa. ठीक है. सो ये डेराइव्ड. अगले पार्ट में क्या पूछ रहे हैं आस्किंग. अच्छा भाई, a metal wire of a circuit is damaged. A metal wire is damaged. The resistivity of the metal is unchanged but cross sectional area is reduced over 3 millimeter. छिल गई है वायर क्रॉस. The wire has diameter D at X. X पे इसका diameter D है and 0.69 D at Y. The current is 0.50 ampere. ठीक है जी, डायग्राम से रिलेटेड है. आगे क्या कहते हैं. अगले पार्ट में पूछते हैं डिटरमिन द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट y ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट x. ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है. ड्रिफ्ट स्पीड. ठीक है. ओके. ड्रिफ्ट स्पीड आपको पता है कि सीरीज में है ना. ये देखो, x से वायर मोटी है, y से वायर पतली है. ये x है, सपोज ये y है. यूँ है ना. ये x है और ये y है. डायमीटर में क्या है. x पे क्रॉस सेक्शनल d है. यहाँ पे डायमीटर d है और वहाँ पे क्या है 0.69 d. यहाँ पे डायमीटर कम है.
यहाँ पे डायमीटर कितना है 0.69 डी। आपका तो करंट भी सेम है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम भी सेम है और चार्ज भी सेम है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है I इज इक्वल टू NaVe, ये होता है ना। तो जरा सब्जेक्ट बनाए ना V को, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I/NaE। डायमीटर की फॉर्म में ले आए ज़रा वायर, क्योंकि वो डायमीटर की फॉर्म में गिवन है ना, तो आप इसको भी डायमीटर की फॉर्म में ले आए। चलो डायमीटर की फॉर्म में बाद में ले आते हैं। डायमीटर की फॉर्म में ले आते हैं ना यार इसको। ए होता है पाई डी स्क्वायर ओवर 4। अच्छा भी ऐसे ही करता हूँ मैं। आपको पता है आई भी कांस्टेंट, एन भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट। कांस्टेंट और इज इक्वल टू को हटा लो तो ड्रिफ्ट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। और जिन क्वांटिटीज़ में इन्वर्स रिलेशन होता है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। हम कह सकते हैं V1 A1 स्क्वायर, सॉरी V1 A1 इज इक्वल टू V2 A2, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब V1 A1 इज इक्वल टू V2, आप इसको डायमीटर की फॉर्म में भी ला सकते हो, मतलब पाई D1 स्क्वायर ओवर 4 पाई D1 स्क्वायर ओवर 4। तो वो क्या रह जाएगा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एरिया की फॉर्म में लिख दूँ, डायमीटर की फॉर्म में पाई D1 स्क्वायर ओवर 4, एरिया होता है ना पाई डी स्क्वायर ओवर 4 पाई डी स्क्वायर ओवर पाई आर स्क्वायर होता है ना, एरिया होता है ना बेटा पाई आर स्क्वायर, आर होता है D/2, तो डी स्क्वायर बाय 4 पाई डी स्क्वायर बाय 4 इट इज एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V2 पाई D2 स्क्वायर बाय 4, तो ये पाई बाय 4 से कैंसिल हो गया। तो आपका फॉर्मूला क्या रह गया? द फॉर्मूला बिकम्स, ऐसे लिख देता हूँ, V1 D1 square is equal to V2 D2 square. So V of Y over V of X is equal to inverse diameter of X का square over diameter of Y का square. तो when you solve it, आप इसकी वैल्यूज डाल दें, डायमीटर की फॉर्म में ले आए हूँ। तो डायमीटर X कितना है? डायमीटर X पे डायमीटर है D स्क्वायर और Y पे डायमीटर कितना है 0.69 D स्क्वायर। तो D स्क्वायर से कैंसिल हो गया और इसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा ना, 0.69 स्क्वायर 1 ओवर, सॉल्व करेंगे 1 डिवाइड बाई 0.69 स्क्वायर, इट गिव्स 2.1। जब सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो हमारा आंसर आया 2.1। तो बेटा आपको अगर आपको रिलेशन याद है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यू नो। इस पे रिलेशन क्या लगता है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, या एरिया को ख़त्म कर दें V1 D1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 D2 स्क्वायर। ये रिलेशन हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट बेटा, the main part of the wire with the cross sectional area A has resistance per unit length of this much। पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है 1 मीटर की इतनी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। फॉर द डैमेज्ड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। अच्छा, अब डैमेज पार्ट की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालनी है। हमें पता है रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रो एल ओवर ए। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी, आर ओवर एल इज इक्वल टू रो ओवर ए। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ये तो कांस्टेंट है ना, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और एरिया की जगह पे डायमीटर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर ऑफ 4 होता है ना। अगर आपको डायमीटर की फॉर्म में ले, मैं दोबारा लिखता हूँ, रेजिस्टेंस आर ओवर एल, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू रो, एरिया की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, पाई डी स्क्वायर ओवर 4, नीचे वाला 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। अब ये कितने टाइम्स हो रहा है, 0.69 टाइम्स हो रहा है, तो 0.69 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। एक्स वायर की रेजिस्टेंस इतनी है, अपने वाई पार्ट की रेजिस्टेंस बतानी है। मैंने गलत लिख दिया, ये 1 ओवर आएगा। तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ओवर 1 इंटू D1 का स्क्वायर पर यूनिट लेंथ
इज इक्वल टू ये 1 है, इसको 1 रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 इंटू d2 का स्क्वायर। जो क्वांटिटीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। ये इन्वर्स रिलेशन आ गया आपके पास, 1 ओवर डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू डाल दें। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितनी है? 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 2, 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 2 है। जब डायमीटर 1 कितना है? डायमीटर 1 डी ही है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालनी है। डायमीटर 2 कितना है? 0.69 डी का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर जाके 0.169 स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। 1.7 डिवाइड बाय 0.69 स्क्वायर, इट गिव्स 3.6 अप्रोक्सीमेटली 10 पावर माइनस 2। आंसर आ रहा है 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो बेटा ये ज़रा मुश्किल था पार्ट, दोबारा सुन लें इसमें क्या किया है आपने, इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालनी है, तो R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता है किसके? इसको डायमीटर की फॉर्म में ले आओ, पहली फार्मूले को। R इज इक्वल टू रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर ओवर 4। तो R इज इक्वल टू 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर। अब ये सब चीज़ें कांस्टेंट है। अच्छा, लेंथ तो चली गई ना, लेंथ डिवाइड हो गई। जो लेंथ थी ना 4, ये यहाँ पे आ गई। ये होगी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और ये चीज़ किसके इक्वल हो गई? कांस्टेंट। रो भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को मैं कहता हूँ R के ऊपर बार डाल देता हूँ। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को बार, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को R डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर। अब डायमीटर 0.69 टाइम्स हो रहा है, तो ये उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये रिलेशन यूज कर लेंगे। जिन क्वांटिटीज में इनवर्स रिलेशन होता है इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। R1 D1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 D2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? द पावर डिसिपेशन निकालनी है हमने। क्वेश्चन क्या है? द पावर डिसिपेटेड किस चीज़ में? द मेन पार्ट, क्वेश्चन पढ़ने तो दोबारा। The main part of the wire with a cross-sectional area X has resistance per unit length this much. For the damaged wire is calculate the resistance per unit length। ये हो गया पावर के लिए आपको वोल्टेज या करंट पता होना चाहिए। पता है आपको? The current in the wire is this much. Current in the wire is this much, और इसकी लेंथ भी गिवन है आपको 3 मिलीमीटर। ओके, हमें लेंथ गिवन है 3 मिलीमीटर, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ भी निकाल ली आपने 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? लेंथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3.6 इंटू 10 पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, ये लेंथ की वैल्यू डाल रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओवर 1000 हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस आ गई। करंट आपको गिवन है, करंट कितना है बेटा? 0.5। करंट इज 0.5 एम्पियर्स। तो पावर किसके इक्वल हो जाएगी? I स्क्वायर R। तो 0.5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये जो आंसर आएगा 3.6 इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा ना, ये भी माइनस 3 पर जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व किया आपने, सब कुछ सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 2.7 इंटू 10 पावर माइनस 5 वॉट्स। अच्छा, आगे कहते हैं द डायमीटर ऑफ द डैमेज लेंथ ऑन द वायर इज फर्दर डिक्रीज्ड। द डायमीटर ऑफ द डैमेज पार्ट्स assume the current in wire remains constant. State and explain the qualitatively the change to the total power dissipation of the damaged wire. Total power dissipation बेटा
करंट सेम है, करंट सेम है, तो P इज इक्वल टू आई स्केयर आर होता है ना, करंट सेम है तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्केयर। तो क्या हो रहा है जी, द डायमीटर फर्दर डिक्रीज्ड, तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो पावर इंक्रीजेस एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, पावर इंक्रीजेस एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, पावर बढ़ जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो पहले ये बताएंगे कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और पावर भी बढ़ जाएगी, करंट कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था यार, इसमें काफ़ी सोचने वाला है। आपको रेशियोज आनी चाहिए, रेशियोज निकालनी, और ये वेरिएशन जो होती है ना, मैथ सिंपल। A stationary nucleus X decays by emitting positive beta particle to form a nucleus of carbon 13 as shown. A stationary positive beta emit कर रहा है। Okay. State the name of the group of clause positive beta. Positive beta कौन सी फैमिली होती है? They are leptons. For the very state the X के लिए प्रोटॉन बताने हैं। पॉजिटिव बीटा निकल रहा है ना, इसको ज़रा फॉर्म में लिखते हैं। पॉजिटिव बीटा में क्या होता था, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है ना, एक प्रोटॉन कम होता है। अगर आप इसको सिंबल की फॉर्म में लिखें ना, x इज़ इक्वल टू 613 प्लस बीटा का सिंबल क्या होता है, +1 0, तो 6 + 1 यहाँ पे 7 था, 7 प्रोटॉन, ऊपर 13 ही रहेंगे, ऊपर तो 13 ही रहेंगे ना। तो प्रोटॉन कितने हैं, 7 और 13 माइनस 7 6 न्यूट्रॉन्स। अच्छा, अगला पार्ट भी कहता है, नेक्स्ट पार्ट, द कार्बन 13 न्यूक्लियस हैज़ मास दिस मच, मास गिवन है आपको, इट्स काइनेटिक एनर्जी एज द रिजल्ट ऑफ डिके प्रोसेस दिस मच, स्पीड ऑफ द न्यूक्लियस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस न्यूक्लियस। उसका मास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, आपने स्पीड निकालनी है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.80 MeV को पहले जॉल्स में चेंज करें, 0.80 मिलियन की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁶, और E एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻−19 जॉल्स आ जाएगा। अब लगा दें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। अब तो v निकालना है आपने, v को सब्जेक्ट बना लें, तो v² या v इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर रूट ओवर m। वैल्यूज डाल दें, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0.80 इंटू 10 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कर लेना इसको, डिवाइडेड बाय मैथ भी गिवन था आपको, 2.2 इंटू 10⁻26 का स्क्वायर रूट। सब कुछ करने कुरने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ रहा है 3.4 इंटू 10⁻6। अच्छा, 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये मार्किंग स्कीम से देख के लिख लिया, आप चेक कर लीजिएगा, ये आंसर है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी and beta particles cannot be equal to the total energy released by the decay process. Explain why the sum of kinetic energies of carbon 13 and beta particles cannot be equal to the total energy released by the decay process. Okay, क्योंकि इसके साथ एक न्यूट्रिनो भी निकला है, पॉजिटिव बीटा में न्यूट्रिनो निकलते हैं ना, हाँ, एक न्यूट्रिनो भी निकला है और कुछ गैमा रेज भी निकलेंगी, तो फिर वो एनर्जी सेम नहीं होगी। ठीक है ना, इसमें इस पार्टिकल के अलावा क्या निकलता है, न्यूट्रिनो भी एमिट होता है।
और वो भी मूव तो करेगा ना, रुका हुआ तो नहीं होगा. न्यूट्रिनो and maybe some gamma photons are emitted. Neutrino and gamma rays are also emitted. ये तो कंफर्म है. एंड मे बी गैमा रेज आर ऑल्सो एमिटेड, इसलिए वो एनर्जी सेम नहीं होगी. ठीक है जी, थैंक यू.